पागल औरत। खूबरू हसीना का कदम बाहर निकलते ही रात के अंधेरे में हसीना की फलक शगाफ और दिलदोज़ चीख सुनाई दी और चश्मे ज़दन में हसीना का पूरा वजूद खून में लथपथ हो गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। हवा की खुनकी में इजाफा लम्हा बलम्हा बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में खड़े दो हेकल दरख्तों का साया दूर तक फैलने लगा था। चिरिंद परिंद थक हार कर अपने ठिकानों की जानिब लौट रहे थे। विल्सन भी सारा दिन हिरन का शिकार करते करते अब थक गया था, मगर आज भी बदकिस्मती से कोई हिरन इसके हाथ न लगा था। वह थके थके कदमों से चलता हुआ अपने लकड़ी के बने छोटे से कॉटेज की तरफ जाने लगा, जो जंगल के सिरे पर वाक़ था। विल्सन एक छोटे से कस्बे का रहने वाला 30 साला पढ़ा लिखा खूबरू और वर्जिशी जिस्म का मालिक एक हैंडसम नौजवान था। पूरे कस्बे में विल्सन की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। वो अपने कस्बे का वाहिद नौजवान था जो सबसे खूबसूरत और दिलकश था। सब लड़के विल्सन के हुस्न से महरूब थे और उसे देखकर रश्क करते थे, क्योंकि कस्बे में जितनी भी नौजवान लड़कियां थीं वो सब विल्सन के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थीं। मगर विल्सन को अपने कस्बे में कोई लड़की पसंद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से विल्सन हिरन का शिकार करने के लिए अकेला ही कस्बे से दूर यहाँ जंगल के पास अपने थोड़े बहुत साजो सामान के साथ लकड़ी के बने छोटे से कॉटेज में रह रहा था, मगर अब तक कोई हिरन इसके हाथ नहीं लगा था। वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। कस्बे में इसकी वाहिद अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ से कस्बे के तमाम लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदते थे, जिससे विल्सन को बहुत आमदनी होती थी। क्योंकि कस्बे में वाहिद दुकान होने के बायस विल्सन अपनी दुकान में हर वो चीज़ रखता था जिसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसका घर भी कस्बे में रहने वाले बाकी लोगों की निस्बत खासा कुशादा, बड़ा और महफूज था, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसके घर में बुरी वालदा और एक छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था। विल्सन की वालदा की शदीद ख्वाहिश थी कि विल्सन अपना घर बसा ले, क्योंकि वो 30 साल की उम्र को पहुंच चुका था। मगर विल्सन उनकी ऐसी किसी भी बात पर कान नहीं धरता था। उन्होंने न जाने कितनी ही बार विल्सन से कहा कि वो कस्बे की कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, मगर उसे कस्बे की कोई लड़की पसंद नहीं थी और ना ही वो इनके बारे में कुछ सोचता। उसे तो अपने कस्बे में कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती थी। उसकी वालिदा ने उसे करीबी कस्बों के रहने वाली लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, मगर वो भी उसे एक आंख ना पाई, जिस पर उसकी वालिदा इस पर शदीद बरहम होती और उसे खड़ी खड़ी सुना देती। खुदा ने तुझे अच्छी शक्ल सूरत क्या दे दी, तू तो शायद यही समझने लग गया कि तेरे अलावा कोई दुनिया में हसीन नहीं है। तू कोई आसमान से उतरी ख़ास परी है या राजकुमार है जो तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। इसकी वालिदा उसे न जाने क्या क्या कहती रहती और वो चुपचाप सर झुकाया कर सुनता रहता और फिर उठ के घर से बाहर चला जाता। कुछ दिनों से तो उसका घर में रहना इसकी वालिदा ने हराम कर दिया था। वह जब भी थका हारा दुकान से घर लौटता तो इसकी वालिदा शादी का ही मौजू पकड़ कर बैठ जाती, जिससे विल्सन को शदीद कोफ्त होती और वह इनकी बात सुनी अनसुनी कर देता। लेकिन ऐसा कब तक चलता। वो भी इसकी वालिदा थी, उन्होंने भी जैसे ज़िद पकड़ लिया और हाथ धोकर विल्सन के पीछे पड़ गई। बिराखिर अपनी वालिदा की रोज़ बरोज़ बहसो तकरार से तंग आकर विल्सन ने हिरन के शिकार का मंसूबा बनाया और अकेला ही घर से दूर बिना बताए यहाँ चला आया। इसी बहाने इसकी तफरीह भी हो रही थी और जहनी सुकून के साथ साथ इसके कानों को भी सुकून मिल रहा था, जो इसकी वालिदा की बातों की वजह से जल जल कर कोयला हो चुके थे। जब विल्सन अपने कॉटेज पहुंचा तो अंधेरा हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुका था। विल्सन को यह देखकर हैरत का शदीद झटका लगा कि इसके कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ था। विल्सन को अच्छी तरह याद था कि वो सुबह शिकार पर जाने से पहले कॉटेज का दरवाज़ा बंद करके गया था, तो फिर अब ये कैसे खुल गया। जब से विल्सन यहाँ आया था आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। विल्सन के कॉटेज में ऐसा कोई ख़ास सामान भी ना था जिसकी चोरी हो जाने का डर होता, लेकिन यकीनन अंदर कोई तो था जिसका यहाँ आना बेमकसद नहीं था।
खैर विल्सन मोहतात अंदाज में चलता हुआ कॉटेज के अंदर आया तो अपने सामने एक दोशीज़ा को देखकर शुशदर रह गया, जो आतिशदान में सुलगती आग के सामने बैठी अपने हाथ ताप रही थी। इसकी पुश्त विल्सन की जानिब थी। कॉटेज में किसी की मौजूदगी का एहसास करके जब वो पीछे पलटी तो विल्सन पर गोया सख्ता तारी हो गया। आज से पहले अपनी ज़िंदगी में विल्सन ने इस कदर हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। वो तीखे नखूश की मालिक कम उम्र हसीन लड़की थी, जिसके लंबे घने ब्राउन बाल इसकी कमर से नीचे तक फैले हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल मोटी नीली आंखें और सुर्खी माइल होंठ इसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रहे थे। वो नीली जीन्स के साथ सफ़ेद ब्लाउज़ पहने हुए थी, जिसमें इसके बड़े बड़े खूबसूरत बदन के खदोखाल साफ नुमाया थे। इसकी क़यामत खेज़ हुस्न ने विल्सन को झुर्री लेने पर मजबूर कर दिया। वो दोशीज़ा उसे देखकर मुस्कुराई तो विल्सन को अपना दिल सीने में बेतहाशा ज़ोरों से धड़कता हुआ महसूस हुआ। दोशीज़ा की मुस्कुराहट ही ऐसी कातिलाना थी कि विल्सन जैसे मुंजमद हो गया। इसकी ये कैफियत तब टूटी जब वो मलका हुस्न उससे मुखातिब हुई, हाय आप ज़रूर इस कॉटेज के मालिक हैं। मैं बिना इजाज़त यहाँ आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर थी। मेरा नाम बीका है और मैं यहाँ पहली बार अपनी दादी माँ से मिलने अकेली ही आई हूँ, जो जंगल के इस पार रहती हैं। इन तक जाने के लिए ये जंगल अबूर करना था, मगर बस बदकिस्मती से मैं अकेली थी, इसलिए रास्ता भटक गई। मेरे पापा ने मुझसे कहा भी था कि मैं अकेली ना जाऊं, मगर मैंने इनकी एक नहीं सुनी और अकेली ही घर से चली आई। दरअसल मैं अभी अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके शहर से वापस अपने कस्बे लौटी हूँ, इसलिए दादी माँ से मिलने की बेताबी मुझे यहाँ खींच तो लाई, मगर रास्ता भटक जाने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने पापा की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। मैंने सारा दिन जंगल में यूं ही भटकते भटकते गुजार दिया, इसी उम्मीद पर कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन रास्ता तो ना मिला। मगर खुशकिस्मती से मुझे यह कॉटेज नज़र आ गया, जिसका दरवाज़ा मैंने अपनी हेयर पिन से खोल लिया और अंदर चली आई। बिका ने मुख्तसर लफ्ज़ों में अपने आने का सारा अहवाल बयान किया। इसकी आवाज़ भी इसकी तरह दिलकश और सुरीली थी। विल्सन ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपको आपकी दादी के पास पहुँचा दूँगा। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मगर फ़िलहाल बहुत देर हो चुकी है। बाहर अंधेरा भी बहुत गहरा हो चुका है, लिहाजा आप मुझ पर भरोसा करके आराम और सुकून से मेरे इस छोटे से कॉटेज में रात बसर करें। मैं सुबह होते ही आपको आपकी मंजिल पर छोड़ आऊँगा। विल्सन ने खुश दिली से कहा तो बीका ने सुकून की गहरी सांस खारिज की। गोया इसे इत्मीनान हो गया था, क्योंकि विल्सन के चेहरे और अंदाज़े गुफ्तगू के एतबार से साफ ज़ाहिर था कि वो भरोसे के काबिल एक अच्छा नौजवान है, जिस पर वो बिना किसी शक व शुबे के भरोसा कर सकती है। विल्सन के इस हुस्न इखलाक पर वो बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस हमदर्दी के बदले अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको खाना बनाकर दे सकती हूँ। यकीनन आपने कुछ नहीं खाया होगा और इस वक्त इसकी तलब भी आपको बहुत हो रही होगी। बिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो विल्सन सोच में पड़ गया। उसे आए हुए यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे और इन तमाम दिनों में इसने ढंग का खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो यहाँ अकेला ही था और इसे खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी सी कोशिश करके ख़ुद के लिए उल्टा सीधा खाना बनाकर खा ही लेता था। आखिर को भूख तो मिटानी थी और इतने दिनों के बाद वो किसी औरत के हाथ का बना लजीज खाना खाने जा रहा था, तो वो इसे कैसे इनकार कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए बिका की पेशकश को कबूल कर लिया और उसे खाना बनाने की वो खुशी इजाज़त दे दी। विल्सन के कॉटेज में खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद थी, लिहाजा इजाज़त मिलते ही बिका खुशी खुशी मिट्टी के तेल के चूल्हे पर खाना बनाने लगी, जिसके दौरान दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते रहे। विल्सन उसे अपने बारे में इधर उधर की बातें बताता रहा और बिका इसे अपने बारे में बताती रही। इस मुख्तसर से वक्त में दोनों एक दूसरे से इस कदर बेतकल्लुफ़ हो गए थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। यूं ही बातों बातों में खाना जल्द तैयार हो गया। विल्सन को पहले ही शदीद भूख लग रही थी, ऊपर से खाने से उड़ती हुई भुनी भुनी खुशबू से विल्सन की भूख मज़ीद चमक उठी। दोनों ने मिलकर खूब सैर होकर खाना खाया, खासकर विल्सन ने, जिसने काफ़ी दिनों के बाद इतना अच्छा और लजीज खाना खाया था। खाना बहुत मज़ेदार है। खाने के बाद विल्सन ने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा तो जवाब में बिका ने मुस्कुराते हुए महज शुक्रिया कहने पर इक्तफ़ा किया। खाने के बाद दोनों कुछ देर और बैठकर बातें करते रहे। विल्सन इस कदर खूबसूरत और प्यारी लड़की की कुर्बत पाकर बहुत खुश था। वो इतनी प्यारी और अच्छी बातें करती थी कि कोई भी इंसान सहरज़दा हो सकता था, और विल्सन तो फिर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था।
न जाने क्यों इसका हर अंदाज, इसकी हर अदा दिल को भाए जा रही थी। उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं देखी थी, मगर जो भी देखी थी इनमें से कोई भी लड़की एक नज़र में विल्सन के दिल में जगह बनाने में नाकाम रही थी। और बीका तो एक ही नज़र में विल्सन की आंखों से सीधा इसके दिल में उतर गई। इसके यहाँ चले आने का एक फ़ायदा तो हो गया था कि इसने अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र को पसंद कर लिया था। अब वो घर जाकर अपनी बुरी माँ को यह खुशखबरी सुना सकता था कि बिलाखिर इसने शादी करने का फ़ैसला कर ही लिया है, जो न जाने कब से विल्सन के मुँह से ये अल्फाज सुनने को बेचैन थी। वो ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द तस्वुर कर रहा था, जिसके सामने इस कदर दिलनशीन लड़की बैठी दिल लुभाने वाली गुफ्तगू कर रही थी। दोनों को बातें करते करते काफ़ी देर गुजर गई तो बीका पर गनूदगी तारी होने लगी। वो बार बार जमाइयाँ लेने लगी थी। उसकी ये कैफियत देखकर विल्सन बोला, लगता है आपको नींद आ रही है, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, अब आप सो जाएं। विल्सन के कहने पर बीका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ख्वाबनाक आंखों के साथ अस्बात में सर हिलाया। उसके खूबसूरत चेहरे से साफ आया था कि इस वक्त उसे आराम की किस कदर अशद ज़रूरत है। आप यहाँ मेरे बेड पर सुकून से लेट कर सो जाएं, मैं वहाँ कुर्सी पर सो जाऊँगा, विल्सन ने बिस्तर ठीक से लगाते हुए कहा। बीका विल्सन के इस खलूस और बड़ेपन का शुक्रिया अदा करके बेड पर दराज हो गई और अपने ऊपर चादर ओढ़कर अपनी आंखें मूंद लीं। अगले ही लम्हे वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। वो इस कदर थकी हुई थी कि लेटते ही गहरी नींद सो गई, जबकि विल्सन चंद लम्हे इसके सिरहाने खड़ा इसके हसीनो जमील चेहरे को यकटिक देखता रहा। इसके चेहरे पर बुला की मासूमियत थी। इसकी हमवार सांसें बता रही थी कि वो गहरी नींद में जा चुकी है। जब भी विल्सन इसे टुकर टुकर देखता रहा और सोचता रहा कि वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। इस कदर दिलकश नकूश की आंखें खैरा हो जाएं। लगता था चांद से कोई टुकड़ा टूटकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। वो सोचने लगा, क्या इस कदर खूबसूरत लड़की इससे प्यार करेगी? क्या वो इसकी मोहब्बत को समझेगी? क्या वो इसकी ज़िंदगी की शरीके सफ़र बनना पसंद करेगी? बीका इस तरह की लड़की थी जिसकी विल्सन ने ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी, जो वो इसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरती थी। वो लड़की जिसकी ख्याली तस्वुर विल्सन न जाने कब से अपने ख्वाबों ख्यालों में सजाया बैठा था, आज हकीकत का रूप धार चुकी थी। गो के विल्सन में भी कोई कमी नहीं थी। वो भी खूबरू दराज कद एक खूबसूरत नौजवान था, मगर आज उसे सही मायनों में जब मोहब्बत हुई थी तो इस तरह की अजीबोगरीब और मुख्तलिफ सोचें उसे घेरे हुए थीं। उसने अपना सर झटककर अपने जहन को इस तरह की सोचों से आज़ाद कराना चाहा और आहिस्तगी से चलता हुआ रेडियो के पास आया और उसे प्ले करके खुद कुर्सी पर विराजमान होकर अपना सर कुर्सी की पुश्त से लगा लिया और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झुलाने लगा। रेडियो पर ग्रेगोराइन बैंड के खूबसूरत दिल मोह लेने वाला गाना सेंड मी एन एंजल चल रहा था, जिसका एक एक बोल विल्सन को अपने दिल की अता गहराइयों में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। गाने में शायर को सच्ची मोहब्बत की तलाश थी, जिसके लिए वो सरगर्दा था और वो ख़ुद ही से मुखातिब था कि आया इसे कभी सच्ची मोहब्बत मिलेगी भी या नहीं। विल्सन का ये गाना इस वक्त इसके जज्बात की तर्जुमानी करता हुआ मालूम हो रहा था। उसे यूं लग रहा था गोया ये गाना नहीं, इसके दिल की आवाज़ है जिसने इसके दिल के तमाम तार बजा दिए थे। फ़िज़ा गाने की धुन से मुअत्तर थी, जो विल्सन के गानों को बेहद भली लग रही थी। इस कदर धीमा म्यूज़िक, खूबसूरत रोमानवी बोल और सिंगर की कोर्स की शक्ल इख्तियार करती शाहकार आवाज़ रात की इस तरीकी और खामोशी में नहायत सहर अंगेज़ माहौल पैदा कर रही थी। विल्सन ने रेडियो की आवाज़ इस कदर धीमी कर रखी थी कि मुबादा बीका की पुरसुकून नींद टूट ना जाए। विल्सन खामोशी से आंखें मूंदे कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए और इसे झुलाते हुए गाने से लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहा था कि मान रेडियो में चलता ये गाना रोक दिया गया और इसकी जगह न्यूज़ कास्टर चीखती चिल्लाती आवाज़ में धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने लगी। जारी है।